आथत हों। जब वे इससे बाहर निकले तब उन्हें अपने शरीर पर ड्रैगन हंटर पायरेट्स के टैटू का पता चला। अचानक कई कैदियों के मन में विचार आया कि शायद भविष्य में उनके पास भी ऐसा टैटू होगा। हालांकि ज्यादातर कैदी ईशान की क्रांतिकारी पहचान से पहले से ही वाकिफ थे, उनके लिए समुद्री डाकू या क्रांतिकारी होने से कोई खास फर्क नहीं पड़ता था। दोनों ही नौसेना का विरोध कर रहे थे। फर्क सिर्फ इतना था कि पहले जब वे समुद्री डाकू थे तो निर्दयी थे, लेकिन अब ईशान के नेतृत्व में उन्हें शायद अपनी क्रूरता कम करनी पड़ेगी। जिक और अन्य लोगों द्वारा बादलों से लाए गए गुब्बारों के बड़े गुच्छे को लेकर ईशान ने उन्हें वितरित किया और सभी से कहा, चलो हम सब एक साथ ऊपर चलते हैं। ओह! कैदियों ने उत्साह से गुब्बारे लेते हुए जयकार की। एक दूसरे को देखने के बाद लक्ष्य और उरूज ने भी एक दूसरे की आंखों में आपसी दिलचस्पी देखी। तभी एक अजीबोगरीब नजारा सामने आया। सैकड़ों आकृतियां दो दो गुब्बारों को कसकर पकड़े हुए झूमती हुई आसमान की ओर तैर रही थीं। वे नीचे देखकर डर से चीख रही थीं, फिर भी उत्साह से ऊपर देख रही थीं और बादलों को बड़ा होते देख चिल्ला रही थीं। कुछ ही देर में वे इन गुब्बारों का उपयोग घने बादलों के बीच से गुजरने के लिए करने लगे और अचानक उनके सामने एक विशाल शहर प्रकट हो गया। हे भगवान! क्या यह ड्रैगन हंटर समुद्री डाकुओं का इलाका है? यह अविश्वसनीय है। कैदी विस्मय से चिल्लाए। इस बीच ललित और चॉपर खुशी से आगे निकल गए थे। लक्ष्य, उरुगे और एनेल भी अपने सामने सब कुछ देखकर हैरान थे। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि जिस समूह में वे शामिल हुए थे उसके पास इतना मनमोहक द्वीप होगा। ऐसा लगता है कि इस बार उन्होंने सही पक्ष को चुना है। हालांकि जब सभी लोग अभी भी आश्चर्यचकित थे, अचानक 3 विशालकाय आकृतियां प्रकट हुईं और उनके सामने गिर पड़ी। इन 3 आकृतियों को देखकर चॉपर डर के मारे चीखा और तेजी से पीछे भागा। इस बीच लक्ष्य और उरुगे तुरंत तनाव में आ गए, अपने हथियार निकाल लिए और हमला करने के लिए तैयार होकर आगे बढ़े। धिक्कार है शांतिवादियों! जोरो नीचे झुक गया, उसका हाथ तलवार की मूठ पर था। वह भी युद्ध में आगे बढ़ने की तैयारी कर रहा था। सिर्फ ईशान हैरान तो था, लेकिन बाकियों जितना परेशान नहीं था। वह जानता था कि अगर रीजू और बाकी लोग उनका स्वागत करने नीचे आ सकें तो द्वीप पर कोई उपद्रव नहीं होना चाहिए। ये शांतिवादी वही होंगे जिन्हें अंकल कुणाल ने सबाउडी द्वीपसमूह से भेजा था। हालांकि जैसे ही ईशान यह सोच रहा था, उसने देखा कि तीनों पैसिफिस्टा ने अपने दाहिने हाथ ऊपर उठाए, उनकी हथेलियों में लगे लेजर पोर्ट समूह की ओर लक्षित थे, जिससे चकाचौंध करने वाली रोशनी निकल रही थी। यह नियंत्रण से बाहर है। ईशान को तुरंत एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है और वह लड़ाई के लिए तैयार हो गया। हालांकि उसी समय तीनों पैसिफिस्टा अचानक ऊपर तैरने लगे, मानो उनका वजन कम हो गया हो और वे हवा में अपने हमलों को नियंत्रित नहीं कर पा रहे थे। 3 लेजर किरणें निकलीं, लेकिन वे अलग अलग दिशाओं में चलीं, किसी को भी नहीं लगीं। ओह सॉरी। उसी समय एक व्यक्ति वहां आया। अंकल राघव चौहान प्रकट हुए। कुछ शर्मिंदा होते हुए उन्होंने ईशान से कहा, सॉरी कैप्टन, मेरी तरफ से चूक हो गई। मैं उन्हें नियंत्रित नहीं कर सका और वे भाग गए। क्या हो रहा है? ईशान कुछ उलझन में था और खुद को पूछने से नहीं रोक सका, क्या इन शांतिवादियों को नियंत्रित नहीं किया जा सकता? अच्छा, मुझे पूरा यकीन नहीं है। राघव चौहान हंसते हुए बोला, दरअसल जब से तुम्हारी 3 डिलीवरी मिली हैं, तब से द्वीप पर अफरा-तफरी मची हुई है। चलो वरुआ के तुम्हें खुद समझाने का इंतजार करते हैं। यहाँ क्या हो रहा है?
राघव चौहान के नियंत्रण में 3 पैसिफिस्टा को बिना गुरुत्वाकर्षण के तैरते हुए और अपनी मुद्रा को समायोजित करने में असमर्थ, फिर भी हमला करने की इच्छा की स्थिति में, जिससे लेजर किरणें हर जगह उड़ रही थीं, यह देखकर ईशान भ्रमित हुए बिना नहीं रह सका। आह! राघव चौहान ने अपनी बेंत की तलवार पर टिकते हुए आह भरी। शुरू में जब ये 3 शांतिवादी द्वीप पर आए तो हमें लगा कि आपने इन्हें मरीन से बदल लिया है, लेकिन खड़े होने के बाद किसी कारण से वे ऋतु का पीछा करने लगे, उस पर हमला करने के लिए। जब मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ है तो मैंने तुरंत उन्हें काबू में कर लिया। हालांकि मुझे चिंता थी कि ज्यादा गुरुत्वाकर्षण से अंदरूनी क्षति हो सकती है, इसलिए मुझे उन्हें तैरने के लिए यह तरीका अपनाना पड़ा। यह सुनकर ईशान ने अपने माथे पर थपकी दी। आह, यह मेरी गलती है। मैं तुम्हें बताना भूल गया कि ये पैसिफिस्टा मरीन से नहीं बल्कि चुराए गए थे। कोई आश्चर्य नहीं, जोरो ने हाथ जोड़कर बीच में कहा। लगता है ये पैसिफिस्टा इनाम वाले समुद्री लुटेरों को पहचान लेते हैं। सबाउडी द्वीपसमूह में हम पर इसी वजह से हमला हुआ था। ये वो 3 शांतिवादी होने चाहिए जिन्हें सरदार बार्थोलोम्यू कुनाल ने उड़ा दिया था, है ना? इन्हें यहां देखकर हैरानी हो रही है। नैना भी चिल्लाई। तो इन 3 शांतिवादियों को काबू नहीं किया जा सकता। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, दूर से वरुआ की आवाज गूंजी, यह पूरी तरह सच नहीं है। वह हांफते हुए लोगों के एक समूह के साथ दौड़ा। कैप्टन, आप वापस आ गए। ईशान ने उसकी तरफ सिर हिलाया। तुमने अभी जो कहा उससे तो लगता है कि उन्हें अब भी नियंत्रित किया जा सकता है। बिल्कुल, वरुआ ने आत्मविश्वास से कहा। उनकी वर्तमान स्थिति सिर्फ मरीन की एक प्रोग्राम्ड प्रतिक्रिया है, जिसके तहत वे हर वांछित अपराधी को निशाना बनाकर उस पर हमला करते हैं। लेकिन इस प्रोग्राम को बदला जा सकता है। तो ईशान ने असमंजस से उसकी ओर देखा। तो फिर आपने उनका प्रोग्राम बदलकर उन्हें अपना सहयोगी क्यों नहीं बना लिया? क्या यह संभव नहीं है? हाँ? वरुआ कुछ उदास सा लग रहा था। मानना पड़ेगा, ये पैसिफिस्टा वाकई वेगापंक की उत्कृष्ट कृतियां हैं। मैं कुछ समय से इनका अध्ययन कर रहा हूं और मुझे एहसास हुआ है कि अपनी क्षमताओं के बल पर मैं इन्हें बिल्कुल भी नहीं दोहरा सकता। मैं बस कुछ बदलाव करने की कोशिश कर सकता हूं। लेकिन इसके बावजूद मुझे समझ नहीं आ रहा कि शुरुआत कहां से करूं, क्योंकि इन पैसिफिस्टा में एक आत्मविनाश कार्यक्रम अंतर्निहित है। आत्मविनाश? ईशान स्तब्ध रह गया। बेशक उसने अंदाजा लगा लिया था कि यह पैसिफिस्टा की रक्षा के लिए मरीन द्वारा उठाया गया एक कदम था, लेकिन यह शब्द सुनकर उसे फिर भी निराशा हुई। उसने पूछा, तो वे पूरी तरह से अछूत हैं? अगर मेरा अंदाजा सही है तो इन पैसिफिस्टा में एक अहम लॉक मैकेनिज्म है। वरुआ ने कंधे उचका दिए। यह एक प्रमाणीकरण प्रोग्राम है। संबंधित कुंजी के बिना आप पैसिफिस्टा के प्रोग्राम को बदलने के लिए इस लॉक को नहीं खोल सकते। कोई भी अनधिकृत बदलाव उनके आत्मविनाश का कारण बनेगा। ईशान को तुरंत समझ आ गया। ऐसा लग रहा था कि इन शांतिवादियों को बदलने के लिए प्रशासकीय विशेषाधिकार की जरूरत होगी। ईशान ने तीनों पैसिफिस्टा को पारंपरिक तरीकों से हासिल नहीं किया था। उन्हें अंकल कुणाल की डेविल फ्रूट क्षमता का इस्तेमाल करके जबरदस्ती हासिल किया गया था। ऐसे में संबंधित प्राधिकरण कैसे हो सकता है? ईशान परेशान हुए बिना नहीं रह सका। अगर वह इनका इस्तेमाल नहीं कर सकता तो क्या ये पैसिफिस्टा सिर्फ सजावट के सामान नहीं होंगे? एक मिनट रुको। ईशान को अचानक याद आया कि जब अंकल कुणाल सबाउडी द्वीपसमूह छोड़ने वाले थे तो उन्होंने उन्हें एक चिप जैसी चीज दी थी।
क्या वो तथाकथित चाबी यही हो सकती है? यह विचार करते हुए ईशान ने जल्दी से अपनी जेबों में हाथ डाला और अंततः अपनी टोपी से चिप निकाल ली। वरुआ, जरा इसे देखो। क्या यही चाबी हो सकती है? ईशान ने जल्दी से उसे दे दिया। देखता हूं। वरुआ ने चिप ली और उसे हर तरफ से गौर से देखा। फिर कुछ आश्चर्य से उसने कहा, इसकी बनावट देखकर लगता है कि यह काफी मिलती जुलती है। जब मैं इन पैसिफिस्टा का अध्ययन कर रहा था तो मुझे एक बार इनमें कुछ ऐसे ही इंटरफेस मिले थे। मैं सोचता था कि ये इंटरफेस किस काम के हैं। जल्दी करो अंकल राघव चौहान, किसी एक पैसिफिस्टा को इसे आजमाने के लिए छोड़ दो। ईशान ने उत्साह से अपने हाथों को आपस में रगड़ते हुए कहा। राघव चौहान ने सिर हिलाया और एक पैसिफिस्टा का गुरुत्वाकर्षण नियंत्रण छोड़ दिया, जिससे वह आकाश से नीचे गिर गया। फिर वरुआ के चारों ओर ड्रैगन हंटर समुद्री डाकू के सदस्य आगे बढ़े, मोटी जंजीरों का उपयोग करने में अनुभवी, और तुरंत पैसिफिस्टा को बांध दिया। बेशक पैसिफिस्टा ने आसानी से पालन नहीं किया, उसने बहुत संघर्ष किया। उसकी ताकत काफी थी, जिससे मोटी लोहे की जंजीरें चरमरा रही थीं, लेकिन इतने कम समय में उन्हें तोड़ना इतना आसान नहीं लग रहा था। फरहान पैसिफिस्टा को रोकने में मदद के लिए आगे बढ़ा, खुद एक साइबॉर्ग होने के नाते। खैर, उसका सिर्फ आगे का हिस्सा ही साइबॉर्ग था, इसलिए उसे इस पैसिफिस्टा में काफी दिलचस्पी थी। वरुआ ने पहले ही सफेद दस्ताने पहन लिए थे। वह बंधे हुए पैसिफिस्टा के पास गया, पेचकस निकाला और पैसिफिस्टा की कमीज खोल दी। तभी पैसिफिस्टा ने अचानक अपना मुंह खोला और एक चमक बिखेरी। ईशान, जो पहले से ही बेचैन था, ने जल्दी से वरुआ को खींच लिया। एक लेजर निकला, जो वरुआ के खड़े होने की जगह को छूता हुआ स्काई आइलैंड के बादलों की जमीन से टकराया और अचानक विस्फोट हो गया। माफ करना, माफ करना। वरुआ बाल बाल बचा, लेकिन वह बिल्कुल भी घबराया हुआ नहीं लग रहा था, बल्कि वह उत्साहित था। मैं उसका मुंह बंद करना भूल गया था। इसके साथ ही उसने लोहे की चादर का एक रोल निकाला और जल्दी से पैसिफिस्टा के मुंह के चारों ओर कई परतें लपेट दीं। ईशान के पसीने छूट गए। हालांकि उसे पता था कि उसके सामने वाला जीव पैसिफिस्टा है, लेकिन दिक्कत यह थी कि वह बिल्कुल अंकल कुणाल जैसा दिखता था। अंकल कुणाल के साथ ऐसा व्यवहार देखकर ईशान को बहुत अजीब लगा। पैसिफिस्टा की कमीज खोलने पर ईशान को उसकी छाती पर एक बहुत ही साफ निशान दिखाई दिया, एक चौकोर निशान। हालांकि वह त्वचा और मांस से ढका हुआ था, फिर भी वरुआ के स्क्रूड्राइवर से उसे आसानी से खोला जा सका। क्लोन किए गए मनुष्यों के इस्तेमाल से पैसिफिस्टा का रूपांतरण किया गया था। उनकी शक्ल असली त्वचा और मांस की थी, लेकिन उनके अंदर का हिस्सा यांत्रिक था। यह कहना होगा कि वेगापंक वाकई प्रतिभाशाली लोगों में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था, जिसने मानव रूपांतरण की इतनी उन्नत तकनीक में महारत हासिल कर ली थी। जिस संदूक की प्लेट को खोला गया था, वह असल में एक आवरण था। सभी की हैरानी भरी निगाहों के बीच अंदर तरह तरह के केबल और यांत्रिक संरचनाएं दिखाई दे रही थीं, जबकि वरुआ स्क्रूड्राइवर से अंदर के कुछ स्क्रू खोलता रहा और एक सुरक्षा कवच खोलकर एक नाजुक इंटरफेस दिखा। चिमटी की एक जोड़ी का उपयोग करते हुए वरुआ ने चिप को इंटरफेस में डाला। पैसिफिस्टा लगातार संघर्ष कर रहा था, लेकिन सभी ने उसे पकड़ रखा था और वह उठ नहीं पा रहा था। हालांकि वरुआ द्वारा चिप डालने के बाद पैसिफिस्टा अचानक शांत हो गया। यह काम कर गया। वरुआ यह दृश्य देखकर खुश हुए बिना नहीं रह सका। दरअसल अंकल कुणाल ने उसे जो आखिरी चीज दी थी, वह वास्तव में पैसिफिस्टस का नियंत्रक था। वाह! वरुआ ने उत्साह से ईशान से कहा, पैसिफिस्टा अब स्टैंड बाय मोड में है।
मैं अब उन्हें आसानी से बदल सकता हूं। जब तक मैं उनके दोस्त और दुश्मन की पहचान बदल सकता हूं, वे हमारे नियंत्रण में रहेंगे। तो फिर यह आप पर निर्भर है। ईशान ने भी खुशी से उसका कंधा थपथपाया। 3 शांतिवादी लोग बहुत बड़ी ताकत होते हैं, लेकिन मेरी राय में यह अभी भी पूरी तरह से सही नहीं है। वरुआ ने ईशान को अपने दर्शन के बारे में विस्तार से बताया। मैं मानता हूं, वेगापंक वाकई बहुत प्रतिभाशाली है। उसने पैसिफिस्टा पर एडमिरल किजारू के लेजर हमलों की नकल की, लेकिन उनमें एक घातक खामी है, उनकी गतिशीलता कमजोर है। वे बहुत भारी हैं। ईशान ने सिर हिलाया। सच में, हालांकि ये पैसिफिस्टा अंकल कुणाल जैसे दिखते थे, लेकिन वे पॉपॉ फ्रूट क्षमता के असली उपयोगकर्ता नहीं थे। अंकल कुणाल पॉपॉ फ्रूट क्षमता का इस्तेमाल हवा में हेरफेर करने और अपने विशाल शरीर को टेलीपोर्ट करने के लिए कर सकते थे, लेकिन ये पैसिफिस्टा ऐसा नहीं कर सकते थे। वे केवल चलकर या कूदकर ही आगे बढ़ सकते थे, जो गतिशीलता के मामले में वाकई एक कमी थी। जब मैं समझ जाऊंगा कि वेगापंक ने लेजरों को कैसे पुनरुत्पादित किया, तो शायद मैं राघव चौहान के गुरुत्वाकर्षण नियंत्रण को भी पुनरुत्पादित कर सकूंगा। वरुआ ने बड़ी उम्मीद से कहा। फिर पैसिफिस्टास को संशोधित करने के बाद वे स्वतंत्र रूप से अपने गुरुत्वाकर्षण को नियंत्रित कर पाएंगे और उड़ने की क्षमता हासिल कर पाएंगे। यह सुनकर ईशान और बाकी लोग आंखें फाड़े रह गए। क्या सच में ऐसा हो सकता है? पहले तो वरुआ का विचार कुछ अटपटा सा लगा, लेकिन गहराई से विचार करने पर ईशान को एहसास हुआ कि यह पूरी तरह असंभव नहीं था। ईशान को नहीं पता था कि वेगापंक ने किजारू की लेजर क्षमता को एक शांतिवादी में कैसे स्थानांतरित किया। हालांकि उसे यकीन था कि ऐसा करने के लिए डेविल फ्रूट की शक्तियों को अच्छी तरह समझना जरूरी था। वरुआ भले ही वेगापंक जैसे शांतिवादी न बना पाए, लेकिन उन्हें संशोधित करना संभव लग रहा था। अगर वह उनकी क्षमताओं के पीछे के सिद्धांतों को समझ लेता, तो शायद वह जो कहता वह सचमुच पूरा हो सकता था। वेगापंक के साथ एक बार काम करने के बाद वरुआ को उनकी मानसिकता की कुछ समझ होनी चाहिए। इस समय ईशान अपने उत्साह को कम नहीं कर सका। ठीक है, आपको जो भी चाहिए मुझे बताइए। मैं आपकी हर संभव मदद करूंगा। लेकिन अभी के लिए शांतिवादियों की मित्र और शत्रु की पहचान को समायोजित करना ही बेहतर है। मुझे उम्मीद है कि समय आने पर वे युद्ध के मैदान में कारगर साबित होंगे। कोई बात नहीं, वरुआ ने उत्साह से उत्तर दिया। फिर उसने राघव चौहान को बाकी 2 शांतिवादियों को छोड़ने का निर्देश दिया। चिप्स से उनकी गतिविधियों को निष्क्रिय करने के बाद उसने ड्रैगन हंटर्स के समुद्री डाकू दल के सदस्यों को बुलाया जो उसकी सहायता कर रहे थे, और उत्सुकता से तीनों शांतिवादियों को अपनी प्रयोगशाला में ले गया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम मरीन के शांतिवादियों के लिए इतनी इच्छा रखते हो। वरुआ के जाने के बाद लक्ष्य अपनी तलवार पकड़े हुए, चेहरे पर विस्मय के भाव लिए ईशान के पास पहुंचा। उसे अच्छी तरह याद था कि कैसे उन शांतिवादियों ने सबाउडी द्वीपसमूह में समुद्री लुटेरों का पीछा किया था। उसे इन मानवरूपी हथियारों की ताकत का प्रत्यक्ष अनुभव था। ईशान हंसा और उसके कंधे पर हाथ फेरा। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। सिर्फ इसलिए कि कोई चीज मरीन इस्तेमाल करते हैं, इसका मतलब यह नहीं कि समुद्री डाकू भी उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। ललित, चौपर और बाकी लोग खुश होकर द्वीप का पता लगाने के लिए दौड़ पड़े, जबकि नैना और बाकी लोग ऋतु और रीजू के नेतृत्व में आकाश द्वीप का भ्रमण करने लगे। एनेल, इधर आओ। ईशान ने एनेल को इशारा किया और राघव चौहान से उसका परिचय कराया। राघव चौहान अंकल, यह एनेल है, एक लोगिया उपयोगकर्ता, गोरो गोरो नोमी उपयोगकर्ता। अब से यह हमारे दल का कर्णधार है।
हालांकि राघव चौहान देख नहीं सकता था, पर वह एनेल को महसूस कर सकता था और मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। कैप्टन, हमारा समुद्री डाकू दल और भी मजबूत होता जा रहा है। एनेल उत्सुक था। उसने पहले भी राघव चौहान को उन 3 शांतिवादियों को नियंत्रित करते देखा था और जानता था कि राघव चौहान कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। ग्रैंड लाइन में कई दुर्जय विरोधियों का सामना करने के बाद एनेल और भी संकोची हो गया था। इसलिए उसने राघव चौहान के सामने दिखावा करने की हिम्मत नहीं की और सीधे ईशान से पूछा, यह कौन है? वाइस कैप्टन, ईशान ने गर्व से कहा। अब से उन्हें अंकल राघव चौहान कहना याद रखना, समझे? उफ! एनेल को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन फिर भी वह सहमत हो गया। वह जानता था कि चाहे उसे यह पसंद हो या न हो, आज से वह इन लोगों के समूह का साथी बन जाएगा। खुशकिस्मती से वह समझ गया था कि पतवार चलाने वाले के तौर पर उसे समुद्री डाकुओं के दल में तीसरा सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति माना जाता था, इसलिए उसे ज्यादा घुटन महसूस नहीं हुई। ठीक है, जाओ और खुद ही खोज करो। ईशान ने एनेल की ओर इशारा किया। यह आकाश द्वीप दरअसल तुम्हारे पूर्वजों चंद्रवंशियों का पहला पड़ाव था जब वे ब्लू स्टार आए थे। जाओ और इसका अनुभव करो। यहाँ कई इमारतें हैं जो आज भी तुम्हारे वतन की शैली को बरकरार रखती हैं। मातृभूमि, अनंत भूमि। यह सुनते ही एनेल का उत्साह तुरंत बढ़ गया। उसके अंदर जिज्ञासा उमड़ पड़ी। अलविदा कहे बिना ही वह भाग गया। जब सभी लोग चले गए तो ईशान को आखिरकार राघव चौहान और ऋतु के साथ बैठकर बातचीत करने का मौका मिला। राघव चौहान अंकल, जैसा आपने पहले बताया, उससे लगता है कि यहाँ तक आने में कुछ दिक्कतें आईं। ईशान ने पूछा। हाँ, मैं विस्तार से बताता हूँ, राघव चौहान ने कहा। राघव चौहान के स्पष्टीकरण के बाद ईशान को आखिरकार समझ में आ गया कि इस दौरान क्या हुआ था। ईशान के जाने के बाद ड्रैगन हंटर्स के समुद्री डाकू दल ट्रावोल्टा द्वीप और स्काई आइलैंड पर अलग अलग टुकड़ियों में तैनात हो गए थे। हालांकि कुछ समय पहले जब ईशान मैरीजियोइस स्थित मरीन मुख्यालय गया था, तो उसने शरद को ऋतु और रीजू को वापस भेजने का काम सौंपा था। शरद एक भरोसेमंद इंसान थे और वादे के मुताबिक उन्होंने ऋतु और रीजू को ट्रावोल्टा द्वीप पहुंचा दिया। आभार प्रकट करने के लिए राघव चौहान ने रेड हेयर पायरेट्स की यात्रा की खुद मेजबानी की। हालांकि शरद और उसका दल द्वीप पर केवल एक दिन ही रुका और फिर अचानक जल्दी में वहां से चला गया। राघव चौहान को उस समय यह थोड़ा अजीब लगा, लेकिन बाद में पता चला कि व्हाइटबर्ड एकलव्य न्यूगेट ब्लैकबर्ड टीच द्वारा बुरी तरह घायल कर दिया गया था। एडमिरल अकैनो ने व्हाइटबर्ड के समुद्री डाकू जहाजों के बेड़े का पीछा करते हुए उसे रोक लिया। शरद व्हाइटबियर्ड का हालचाल जानने के लिए एडवार सागर की ओर दौड़ा। कुछ ही देर बाद राघव चौहान को एक बुरी खबर मिली। अकैनो ने खुद हस्तक्षेप किया और रेड हेयर पायरेट्स के समूह को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया, उन्हें पास आने से मना कर दिया। उस समय रेड हेयर पायरेट्स के पास सिर्फ एक जहाज था, जबकि अकैनो के पास समुद्री जहाजों का एक विशाल बेड़ा था। शरद को पता था कि यह अच्छी स्थिति नहीं है और वह तुरंत पीछे हट गया। दुर्भाग्य से मुसीबतें कभी अकेले नहीं आती। तभी नई दुनिया से खबर आई कि बीस्ट पायरेट्स मुसीबत खड़ी कर रहे हैं। कार्तिक एक पागल और युद्ध प्रेमी था। मरीन और व्हाइट बियर्ड के समुद्री डाकू समूह के बीच युद्ध के संकेत मिलने पर वह भी इसमें शामिल होना चाहता था, चाहे वह व्हाइट बियर्ड के खिलाफ हो या मरीन के खिलाफ। नई दुनिया में पहले से ही अफरातफरी मची हुई थी। कार्तिक के दखल ने और भी ज्यादा उथल पुथल मचा दी। शरद के पास हस्तक्षेप करने और कार्तिक को रोकने के अलावा कोई चारा नहीं था। राघव चौहान भी समझ गया था कि यह युद्ध अनिवार्य रूप से पूरी दुनिया में उथल पुथल मचा देगा।
जैसे ही वह इस बारे में सोच रहा था कि ड्रैगन हंटर्स के समुद्री डाकू दल को लेकर व्हाइट बियर्ड की स्थिति देखने के लिए मरीन नाकाबंदी तोड़ने की कोशिश करे या नहीं, 3 पैसिफिस्टा अचानक आकाश द्वीप पर आ पहुंचे। पैसिफिस्टा की बेकाबू प्रकृति को देखते हुए राघव चौहान के पास अपनी क्षमताओं से उन्हें अस्थायी रूप से दबाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इस देरी के कारण अगले दिन उसे ईशान का फोन आया। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने सभी को आकाश द्वीप को सक्रिय करने और ग्रैंड लाइन के पहले भाग की ओर बढ़ने का आदेश दिया। समय की दृष्टि से उनका प्रस्थान ईशान की भावना हैनकॉक के साथ योजनाओं पर चर्चा करने के लिए कुजा द्वीप की यात्रा के साथ मेल खाता था। आकाश द्वीप का मार्ग शांत बेल्ट से होकर गुजरता था। सी किंग घोंसलों से भरे होने के बावजूद यह मानना पड़ेगा कि शांत बेल्ट में ग्रैंड लाइन पर सबसे अच्छी मौसम की स्थिति थी। सिद्धांततः सीधी रेखा में यात्रा करने से आकाश द्वीप पर पहले पहुंच जाना चाहिए था। लेकिन अजीब बात यह थी कि जैसे ही वे मैरी जॉयस के पास रेड लाइन पार कर रहे थे, आसमान अचानक काला पड़ गया और साथ में एक तेज आंधी भी चल पड़ी। आकाश द्वीप लगभग अपनी राह से उड़ गया था, लेकिन खुशकिस्मती से तूफान ज्यादा देर तक नहीं चला। तूफान थमने के तुरंत बाद आकाश में छाई विशाल परछाई भी गायब हो गई। हर किसी को यह बात हैरान करने वाली लगी। वे समझ नहीं पाए कि क्या हुआ था या यह भी स्पष्ट रूप से नहीं देख पाए कि छाया क्या थी। तेज हवाओं ने आकाश द्वीप पर कई पवन चक्कियों को क्षतिग्रस्त कर दिया, जिससे उन्हें अपनी यात्रा जारी रखने से पहले वाल्डो द्वारा उनकी मरम्मत का इंतजार करना पड़ा। नतीजतन वे अमेजन लिली पर अनुमान से देर से पहुंचे। अजीब बात है। राघव चौहान की बात सुनकर ईशान भौंचक्का रह गया। तो तुम कह रहे हो कि रेड लाइन के पार वाकई कुछ है? क्या तुमने इसके बारे में सुना है? राघव चौहान ने आश्चर्य से पूछा। ईशान ने सिर हिलाया। मैंने पहले भी इस बारे में सोचा था। मैंने एनएल के उड़ने वाले जहाज से रेड लाइन पार करके नई दुनिया में जाने के बारे में सोचा था, लेकिन बाद में मुझे रेड लाइन के उस पार असामान्य मौसम के बारे में पता चला। कोई भी आज तक वहां से उड़ान नहीं भर पाया है, इसलिए मैंने यह जोखिम उठाने की हिम्मत नहीं की। अब आपकी कहानी सुनकर लगता है कि ये अफवाहें सच हैं। छाया कितनी बड़ी थी? ईशान ने पूछा। यह बहुत बड़ा था, आसमान को ढक रहा था, रीजू ने कहा। ऐसा लगा जैसे जब हम पहली बार स्काइपिया पर चढ़े और समुद्री बादलों को देखा तो पूरा आसमान अंधेरा हो गया। हमें शक है कि यह कोई विशालकाय प्राचीन जीव होगा, ऋतु ने समझाया। लेकिन चूंकि किसी ने इसे प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखा है, इसलिए हम निश्चित रूप से नहीं कह सकते। उन्होंने इस मामले पर कुछ देर तक चर्चा की, लेकिन किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सके, इसलिए उन्हें इसे कुछ समय के लिए टालना पड़ा। दरअसल इस दौरान ईशान को कई पेचीदा चीजों का सामना करना पड़ा था, जैसे कि अंकल कुणाल द्वारा पैसिफिस्टा को नियंत्रित करने के लिए दी गई चिप की। यह नियंत्रण कुंजी निस्संदेह महत्वपूर्ण थी और तार्किक रूप से अंकल कुणाल इसे प्राप्त नहीं कर पाते, लेकिन अप्रत्याशित रूप से उन्होंने इसे ईशान को दे दिया। यह कहना शायद सही न हो कि अंकल कुणाल ने इसे चुराया है। ईशान को हमेशा लगता था कि इसमें वेगापंक की भी कोई मिलीभगत हो सकती है। अगर यह अटकलें सच थीं, तो शायद अंकल कुणाल और वेगापंक की मिलीभगत थी और वे पर्दे के पीछे कुछ योजना बना रहे थे। लेकिन ईशान की वर्तमान जानकारी बहुत सीमित थी और वह कुछ भी अनुमान नहीं लगा सकता था, इसलिए वह केवल हार मान सकता था। इसके अलावा इस समय उनकी सबसे महत्वपूर्ण चिंता ये गड़बड़ अटकलें नहीं थीं, बल्कि मरीन और व्हाइटबर्ड समुद्री डाकुओं के बीच युद्ध था। इसलिए जब ईशान ने अमेजन लिली पर वापस उड़ान भरी
आर्क मैक्सिम के श्वास डायल को सक्रिय किया और पूरे जहाज को आकाश द्वीप पर उठा लिया, तो उसने तुरंत सभी को नई दुनिया की ओर रवाना कर दिया। लक्ष्य और उरूज के समुद्री डाकू जहाज़ों को अस्थायी रूप से अमेजन लिली पर छोड़ दिया जाएगा। अमेजन लिली की महिला योद्धा उनकी देखभाल में मदद करेंगी। जैसे ही ईशान और उसका दल नई दुनिया के लिए रवाना हुआ, दुनिया का ध्यान अब एडवार सागर क्षेत्र पर केंद्रित हो गया। सभी जानते थे कि युद्ध छिड़ने वाला है। सलामिस द्वीप पर ईशान और मरीन के बीच हुए युद्ध की तरह, जिसकी रिपोर्टिंग एक प्रशिक्षु पत्रकार प्रिट ने की थी, इस दुनिया में भी पत्रकार समाचार प्राप्त करने के अपने जुनून में अजेय थे। इससे पहले जब मरीन लगातार दुनिया के विभिन्न हिस्सों से श्रेष्ठ मरीन सैनिकों को इकट्ठा कर रहे थे, तो कई पत्रकारों को कुछ असामान्य होने का आभास हुआ। इसके परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में पत्रकार मरीन मुख्यालय के बाहर डेरा जमाए बैठे थे तथा विशिष्ट स्थिति को समझना चाहते थे। लेकिन जब सच्चाई उजागर हुई तो पत्रकार दंग रह गए। फिर वे पागल हो गए और उन्होंने जो सच पकड़ा था उसे पूरी दुनिया में फैला दिया। मरीन वास्तव में व्हाइटबर्ड समुद्री डाकुओं के खिलाफ कार्रवाई करने जा रहे थे। यह खबर किसी सुपर बम की तरह थी जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। हालांकि दुनिया की नज़र में मरीन और 4 सम्राटों के बीच टकराव तय था, लेकिन किसी ने भी यह उम्मीद नहीं की थी कि यह लड़ाई इतनी जल्दी हो जाएगी। इसके अलावा मरीन ने व्हाइटबियर्ड को निशाना बनाने का फैसला किया, जो 4 सम्राटों में सबसे प्रसिद्ध था। एक बार जब यह खबर सामने आई तो यह कहा जा सकता है कि दुनिया भर के लोग चिंता में थे, क्योंकि कोई नहीं जानता था कि इस लड़ाई में कौन सा पक्ष विजयी होगा। यदि मरीन जीत जाते तो वे महान समुद्री डाकुओं के युग को समाप्त करने के अपने मिशन में एक बड़ा कदम आगे बढ़ाते और समुद्री डाकुओं की शक्ति गंभीर रूप से कमजोर हो जाती और निस्संदेह न्याय की जीत होती। अगर व्हाइटबियर्ड पायरेट्स विजयी होते तो मरीन्स महान समुद्री डाकुओं के युग के चरम को रोक नहीं पाते। ग्रैंड लाइन में समुद्री डाकुओं की आमद बढ़ती जाती और जब तक रवि का महान खजाना नहीं मिलता, यह स्थिति बनी रहती। साथ ही मरीन्स और विश्व सरकार की प्रतिष्ठा को गहरा धक्का लगेगा, खासकर विश्व सरकार को, जिसके सदस्य देशों के बीच सेलेस्टियल ड्रैगन्स वाली घटना के कारण पहले से ही गहरे मतभेद हैं। अगर वे फिर से हार जाते हैं तो कई विरोधी ताकतें उभरेंगी जो उनके शासन को तब तक कमजोर करती रहेंगी जब तक कि सदस्य देश बिखरना शुरू नहीं कर देते। इन सदस्य राष्ट्रों के बिना विश्व सरकार अनिवार्य रूप से ध्वस्त हो जाएगी। इसलिए हालांकि विश्व सरकार सरदारों के निर्णयों में हस्तक्षेप नहीं करती है, लेकिन उन्होंने उन्हें यह स्पष्ट कर दिया है कि यदि वे लड़ने जा रहे हैं तो उन्हें जीतना ही होगा। सबाओडी द्वीपसमूह पर हजारों पत्रकार इकट्ठा हुए थे, जिनमें से ज्यादातर बड़े समाचार समूहों के लिए काम कर रहे थे, जबकि कुछ छोटे अखबारों के लिए। बिना किसी अपवाद के वे सभी युद्ध के बारे में हर छोटी बड़ी जानकारी जुटा रहे थे, उसे समाचार में बदल रहे थे और उसका प्रचार प्रसार कर रहे थे। और चाहे समाचार पत्र या पत्रिका कितनी भी अस्पष्ट क्यों न हो, जब तक वह इस युद्ध से संबंधित है, वह भारी बिक्री हासिल कर सकती है। सीधे शब्दों में कहें तो यदि पूरी पत्रिका खाली भी हो तो केवल एडवार की नई लड़ाई जैसा शीर्षक लिखने से हजारों प्रतियां बिक सकती हैं। मरीन के बेड़े लगातार नई दुनिया की ओर भेजे जा रहे थे और यहां तैनात पत्रकार इस बार मरीन द्वारा तैनात विशिष्ट सैन्य शक्ति का आकलन करने के लिए हर संभव साधन का उपयोग कर रहे थे। हालांकि जब उन्होंने गिनती पूरी की तो उन्हें यह जानकर आश्चर्य हुआ कि इस बार मरीन मुख्यालय ने अपने भंडार लगभग खाली कर दिए थे। तैनात किए गए युद्धपोतों की संख्या 540 से ज्यादा थी, जिनमें लगभग 1,000 विशिष्ट मरीन सैनिक थे। इन मरीनों में शायद ही कोई साधारण सैनिक था। सबसे निचला पद सार्जेंट का था,
जिसमें 10,000 से ज्यादा वारंट अधिकारी, हजारों लेफ्टिनेंट कमांडर और 100 से ज्यादा कमांडर थे। यह तो बताने की जरूरत ही नहीं कि उनमें न सिर्फ 10 से ज्यादा जाने माने मरीन वाइस एडमिरल थे, बल्कि 3 एडमिरल भी थे जो मरीन की सर्वोच्च लड़ाकू शक्ति थे और जिन्होंने मैदान में कदम रखा था। फ्लीट एडमिरल खुद कमान का नेतृत्व कर रहे थे और ऐसा लग रहा था मानो वे व्हाइट बियर्ड पायरेट्स के साथ लड़ाई का नतीजा हमेशा के लिए तय करने के लिए तैयार थे। इतनी बड़ी मरीन फोर्स को देखकर पत्रकार अचंभित रह गए, लेकिन फिर उनमें एक अजीब सी उत्तेजना की भावना पैदा हुई। इसे कैसे कहूं? ये पत्रकार ज्यादातर विश्व सरकार और मरीन्स के साथ जुड़े हुए थे, क्योंकि समाचार मीडिया विश्व सरकार के नियंत्रण में था। इसलिए उसके बैनर तले चलने वाले पत्रकार भी मरीन्स और विश्व सरकार की तरफ झुके हुए थे। हालांकि जब वे व्हाइट बर्ड समुद्री डाकुओं के बारे में अनुमानित जानकारी प्राप्त करने में कामयाब रहे, तो उनकी मुस्कान गायब हो गई। मरीन फोर्स तो दुर्जय थी ही, व्हाइट बर्ड समुद्री डाकू भी उतने ही दुर्जय थे। व्हाइट बर्ड, एकलव्य न्यूगेट, जिन्हें चारों सम्राटों में सबसे शक्तिशाली माना जाता था, सिर्फ एक किंवदंती नहीं थे। व्हाइट बियर्ड पायरेट्स के पास 16 डिवीजन कमांडरों के नेतृत्व में 1,600 से ज्यादा लोगों की एक सेना थी। इसके अलावा व्हाइट बियर्ड की कमान में बड़ी संख्या में शक्तिशाली समुद्री डाकू भी थे। कुल मिलाकर उनके पास 43 समुद्री डाकू दल थे, जिनकी कुल संख्या 50,000 से ज्यादा थी। उनके अधीन जहाजों की कुल संख्या लगभग 1,200 थी। इस डेटा को देखकर पत्रकार आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सके, क्योंकि अकेले इस डेटा के परिप्रेक्ष्य से यह स्पष्ट था कि व्हाइट बर्ड समुद्री डाकू मरीन के साथ लगभग बराबरी पर थे। कितना भयानक! क्या यह चारों सम्राटों में से सबसे शक्तिशाली की शक्ति है? निरंतर खोजबीन और रिपोर्टिंग की प्रक्रिया के दौरान पत्रकारों को एक बड़ी समस्या का भी एहसास हुआ। युद्ध में भाग लेने वाले समुद्री पक्ष के साथ सरदारों के बीच एक गंभीर रिक्तता थी। वर्तमान में युद्ध में भाग लेने के लिए बुलाए गए एकमात्र सरदार हॉकाई मिहॉक गेको मोरिया, समुद्री डाकू महारानी भावना हैनकॉक और बार्थोलोम्यू कुनाल थे। पहले 3 तो कोई आश्चर्य की बात नहीं थी, लेकिन पत्रकारों को सबसे ज्यादा हैरानी बार्थोलोम्यू कुनाल की हुई। सब जानते थे कि वह 7 सरदारों का पूर्व सदस्य था। उसकी जगह पहले ही काले अजगर ईशान ने ले ली थी। नए शिचिबुकाई ने युद्ध में भाग नहीं लिया, बल्कि पहले से ही अपदस्थ पूर्व शिचिबुकाई को युद्ध में भेज दिया गया। आखिर क्या हो रहा था? पत्रकार अभी सोच ही रहे थे कि कुछ ही देर बाद इम्पेल डाउन पर हमले की खबर फैल गई। जब पत्रकार इंटरव्यू के लिए मरीन मुख्यालय पहुंचे, तो वाइस एडमिरल गियोन के मुंह से उन्हें पता चला कि हमलावर कोई और नहीं बल्कि नवनियुक्त शिचिबुकाई ब्लैक ड्रैगन ईशान था। उसने न केवल इम्पेल डाउन पर हमला किया और 5वें और 6ठे स्तर पर सभी कैदियों को मार डाला, बल्कि शेष सभी कैदियों के साथ भाग भी निकला। जब पत्रकारों ने पहली बार यह खबर सुनी, तो उन्हें बस एक ही बात का एहसास हुआ, गहरा डर। आखिरकार उन्हें समझ आया कि ईशान को लड़ाई में शामिल होने के लिए क्यों नहीं बुलाया गया, क्योंकि वह पूरी तरह से मरीन के खिलाफ हो गया था। जवाब में मरीन ने समुद्र के 7 सरदारों में से एक के रूप में ईशान की उपाधि को रद्द करने की खबर भी जारी की और उसके इनाम को एक चौंका देने वाली राशि 1 अरब बेली तक बढ़ा दिया। यह मरीन द्वारा यह स्वीकार करने के बराबर था कि ईशान का खतरा जानवर समुद्री डाकुओं के 3 आपदाओं में से एक ड्रॉट जैक के स्तर तक पहुंच गया था, या शायद उससे भी आगे निकल गया था। पत्रकारों की अथक जांच के बाद उन्हें अंततः यह समझ में आ गया कि ईशान ने मरीन के खिलाफ खड़े होने का फैसला क्यों किया। बात सीधी सादी थी। ईशान व्हाइट बियर्ड पायरेट्स के दूसरे डिवीजन कमांडर पोर्टगास डी आरव का भाई था। जब ड्रैगन हंटर्स के समुद्री लुटेरों के दल का मरीन ने पीछा किया,
तो व्हाइट बियर्ड एकलव्य न्यूगेट ने ही हस्तक्षेप किया और ईशान को बचाने के लिए मरीन को खदेड़ दिया। दूसरे शब्दों में, व्हाइट बियर्ड पायरेट्स पर ईशान का कर्ज था। इसलिए इस समय मरीन का विरोध करने का ईशान का निर्णय स्वाभाविक ही था। और ईशान की वजह से इस बार मरीन्स द्वारा 7 शिचिबुकाई को बुलाना अधूरा रह गया। मगरमच्छ और जयदेव को ईशान ने इम्पेल डाउन से बचा लिया, जबकि डोफ्लेमिंगो ईशान की हरकतों से बेनकाब हो गया और उसके आपराधिक कारनामे जनता के सामने आ गए, जिससे मरीन्स के लिए उसे बेशर्मी से एक लड़ाकू के रूप में वापस लाना नामुमकिन हो गया। परिणामस्वरूप ईशान सहित मरीन ने 4 शिचिबुकाई की लड़ाकू ताकत खो दी। हालांकि मरीन ने अब एक नए शिचिबुकाई ब्लैकबियर्ड टीच को अपने रैंक में शामिल कर लिया है, लेकिन ईमानदारी से कहें तो बहुत से लोगों ने ब्लैकबियर्ड नामक इस व्यक्ति के बारे में ज्यादा नहीं सुना है और वे उसकी ताकत के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। इसलिए कई लोगों के मन में टीच को वास्तव में शिचिबुकाई की लड़ाकू सेनाओं में नहीं गिना जाता है। यह स्थिति, जबकि पत्रकार अभी भी भय से कांप रहे हैं, वे नहीं जानते कि इस मामले का मूल्यांकन कैसे करें। हालांकि जब ईशान शिचिबुकाई में शामिल हुआ तो पहले से ही उच्च रैंकिंग वाले मरीन वाइस एडमिरल डोबरमन से अफवाहें थीं कि यह एक गलत निर्णय था और शिचिबुकाई की स्थिति ईशान को रोक नहीं सकती थी, लेकिन उस समय किसी ने नहीं सोचा होगा कि यह दिन इतनी जल्दी आ जाएगा। हर किसी को स्पष्ट रूप से लगता है कि जब ईशान 7 सरदारों में शामिल हुआ तो यह उसके लिए खुद को बचाने का एक साधन मात्र था, और अब उसके पंख उगने लगे हैं, वह घोंसला छोड़ने के लिए तैयार है। आजकल ईशान, क्रोकोडाइल और जयदेव, ये तीनों पूर्व शिचिबुकाई इम्पेल डाउन घटना के बाद गायब हो गए हैं, लेकिन सभी जानते हैं कि मरीन को ड्रैगन हंटर पायरेट क्रू से ज्यादा सावधान रहने की जरूरत हो सकती है। बस किसी को नहीं पता कि इस ड्रैगन हंटर पायरेट क्रू की ताकत कितनी बढ़ गई है। अरे हाँ, ईशान के साथ एक और छिपा हुआ व्यक्ति भी था, जोकर बंटी। जब पायरेट किंग का दल फिर से दुनिया के सामने आया तो सबके मन में पायरेट किंग रघुनाथ देशमुख की खौफनाक यादें ताज़ा हो गईं। पत्रकारों के रूप में जिन्होंने प्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त की है, वे स्वाभाविक रूप से मरीन की लड़ाकू शक्ति के नुकसान के बारे में चिंतित हैं, लेकिन कुछ अच्छी खबर है, व्हाइटबर्ड एकलव्य न्यूगेट गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। वह किस हद तक घायल हुआ था? क्या अब भी उसके युद्ध में भाग लेने की संभावना है? ये बातें पत्रकारों को नहीं पता थीं, लेकिन इसे वाकई अच्छी खबर माना जा सकता था। पत्रकारों को बस यही जिज्ञासा थी कि व्हाइटबर्ड घायल कैसे हुआ। हालांकि विभिन्न घटनाओं से संकेत मिलता था कि व्हाइटबर्ड की चोट नौसेना की योजना से जुड़ी हो सकती है, क्योंकि जब व्हाइटबर्ड की चोट की खबर पहली बार सामने आई थी तब एडमिरल अकैनू नई दुनिया के एडवार सागर में तैनात हो चुके थे। इसलिए पत्रकारों को यकीन नहीं हुआ कि इस मामले में कोई संबंध नहीं है। हालांकि जहां तक व्हाइटबियर्ड के घायल होने का सवाल है तो मरीन मुख्यालय भी इस बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दे पाया और कोई विशेष स्पष्टीकरण नहीं दे पाया। इसलिए पत्रकारों की जांच के बावजूद भी वे इसका पता नहीं लगा सके। वे कुछ नहीं कर सकते थे। विश्व सरकार ने इस मामले पर एक मौन आदेश जारी कर दिया था। आखिरकार उन्होंने ब्लैकबियर्ड पायरेट का इस्तेमाल किया था, जो कोई बहुत अच्छी बात नहीं थी। अगर यह बात लीक हो जाती तो नौसेना और विश्व सरकार दोनों की शानदार छवि को नुकसान पहुंच सकता था। इसलिए नौसेना और विश्व सरकार दोनों के उच्च पदस्थ अधिकारी पत्रकारों के सवालों का जवाब देने में चुप रहे। इसके अलावा अब जब नौसेना और विश्व सरकार को ब्लैकबियर्ड टीच के अचानक लापता होने की खबर मिली थी तो कई लोगों को इस मामले को लेकर आशंका होने लगी थी कि कुछ बड़ा हो सकता है। विश्व सरकार की खुफिया एजेंसियां पहले से ही